हेलो गाइस, हम लोग मिडल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन भारत में भी पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने शासन किया है। हम लोगों ने गुलाम वंश पढ़ लिया है। गुलाम वंश के बाद फिर अगला खिलजी वंश पढ़ लिया है। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग को पढ़ना है तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड है वो है 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक। किसी बुक में ये 1398 ईस्वी तक भी दिया गया है। तो आपको मतलब कि दोनों पढ़ना है, चाहे 1398 आए तब तक, चाहे 1414 ईस्वी तक। आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स लर्न। देखिए, तुगलक वंश का संस्थापक गाजी मलिक जिसे गयासुद्दीन तुगलक भी कहते हैं। ठीक है, गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक, ये है तुगलक वंश के संस्थापक। ठीक है, और कृषि के विकास के लिए नहरों का निर्माण सबसे पहले, अगर कहा जाए दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले कृषि के विकास के लिए नहरों का निर्माण किसने कराया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और गयासुद्दीन तुगलक ने ही डाक व्यवस्था को भी श्रेष्ठ एवं तीव्रगामी बनाया। और जो ये था गयासुद्दीन तुगलक, इसकी राजधानी थी तुगलकाबाद। इसको हमने लिखा नहीं है, बता दे रहे हैं। इसकी राजधानी थी तुगलकाबाद। आगे देख लेते हैं। गयासुद्दीन तुगलक के कार्य लगान के रूप में उपज का 1/10 या 1/12 हिस्सा ही लेना। ठीक है, जो गयासुद्दीन तुगलक था इसने किसानों के ऋण को भी माफ़ कर दिया था। जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी के विषय में। खिलजी वंश में सबसे इंपॉर्टेंट शासक था अलाउद्दीन खिलजी। तो खिलजी के विषय में पढ़ा था ना कि उसने 50% कर लेना स्टार्ट कर दिया था। 50%, 1/2 भाग पर कर लेना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन इसने क्या किया, कर को कम करके 1/10 या 1/12 हिस्सा ही लेने का आदेश दिया। आगे देखते हैं। इसने गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाई गई घोड़े दागने की प्रथा और चेहरा प्रथा, या मतलब जो सैनिकों का हुलिया वाला प्रथा था, उसको क्या किया, प्रभावी रूप से लागू किया। ठीक है, किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। उसको बरकरार रखा। और इसको शुरू किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसने क्या किया, इसके प्रभावी तरीके से लागू रखा। घोड़े दागने की प्रथा और सैनिकों के हुलिया रखने की प्रथा या चेहरा प्रथा जिसे कहते हैं। ठीक है, आगे इसके सैन्य अभियान देख लेते हैं। तेलंगाना विजय, गयासुद्दीन तुगलक के सैन्य अभियान तेलंगाना विजय जूना खां के नेतृत्व में तेलंगाना पर विजय प्राप्त की। इसी के बाद जूना खां का नाम मोहम्मद बिन तुगलक पड़ गया। जूना खां कौन था? गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। ठीक है, आगे गयासुद्दीन तुगलक ने खुद के नेतृत्व में बंगाल अभियान किया और बंगाल से वापस आते समय इसने सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से मुलाकात की। ठीक है, और उसके पास संदेश भेजा कि वह दिल्ली को छोड़ दें। इसके बाद जो सूफी संत औलिया थे उन्होंने जो है जवाब दिया कि दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक पॉइंट। उसके बाद जो ये गयासुद्दीन तुगलक था ना, ये जब बंगाल विजय करके वापस लौट रहा था तो उस विजय अभियान की खुशी में जो इसके पुत्र थे जूना खां, जिसे आगे हम लोग जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। मोहम्मद बिन तुगलक का पहले नाम या बचपन का नाम क्या है? जूना खां। तो जिसे जूना खां था उसने क्या किया था, यहाँ 8 किलोमीटर दूर, देखिए ये तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक महल में भव्य आयोजन किया था। और उस महल में जब ये गया गयासुद्दीन तुगलक, तो उस महल मतलब इसके ऊपर जो है उस महल की जो लकड़ियाँ थी उसके गिरने के कारण इसकी उसी में दबकर मृत्यु हो जाती है। ठीक है, किसकी? गयासुद्दीन तुगलक की। तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। उसके बाद फिर गयासुद्दीन तुगलक का अगर मकबरा कहा जाए तो गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा तुगलकाबाद में स्थित है। ठीक है, ये हो गया गयासुद्दीन तुगलक से रिलेटेड। आगे देख लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड है। और मोहम्मद बिन तुगलक को ही हम किस नाम से जानते हैं? जूना खां के नाम से। देख लेते हैं। गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। सनक भरी योजनाओं के कारण इसे पागल एवं रक्त पिपासु और एक कहा जाता है स्वप्नशील कहा जाता है, इसकी संज्ञा दी गई है। ठीक है, जो ये मोहम्मद बिन तुगलक था
ये सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, मतलब इसे बुद्धिमान भी कह सकते हैं, पागल एवं सनकी मूर्ख भी कह सकते हैं। आइए देखते हैं क्यों। देखिए, ये इतना दूरदर्शी, मतलब जो 100-200 साल बाद जो होना था उसको ये पहले से ही सोच, मतलब उसके विषय में विचार मंथन करता, अपनी योजनाएं बनाता। अब योजनाएं तो इन्होंने सही बनाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, लेकिन किस्मत कह लीजिए इसका साथ नहीं दिया, ठीक है। और इसके सारी योजनाएं जो थी वो विफल, असफल रही, ठीक। आइए देख लेते हैं इसके बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक योजनाओं का क्रम, हम यहाँ पर 3 ही लिखे हैं, लेकिन इसकी 5 योजनाएं ऐसी थी जो विफल रही। आइए देख लेते हैं कौन कौन सी। देखिए, दोआब कर में वृद्धि योजना, ये दोआब कर में वृद्धि योजना। दोआब क्या है इसको समझ लेते हैं हम लोग। दोआब कर में वृद्धि योजना, दोआब मतलब दोआब क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जो 2 नदियों के बीच का क्षेत्र होता है, ठीक है। वहाँ पे मतलब कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन समझ लीजिए ऐसे होता है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती है। दोआब क्षेत्र मतलब 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। दोआब में कर वृद्धि योजना, इसने क्या किया, दोआब क्षेत्र में जो है 50%, 1/2% कर लगाया, जिससे क्या कर वसूलने का आदेश दिया, कर वसूलने का आदेश दिया। मतलब ये इसकी योजना थी कि जो राजकीय आय थी उसको बढ़ाया जाए, ठीक है। राजकीय आय को बढ़ाना चाहता था, लेकिन संयोग कह लीजिए इतना खराब था कि वहाँ पर अकाल पड़ गया, और अकाल पड़ जाने के कारण किसान इतना इसको कर देने में सक्षम नहीं थे, ठीक है। और उनसे ज़बरदस्ती ये मतलब कर वसूला जाने लगा, क्योंकि ये राजा का आदेश था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो किसानों द्वारा मतलब विद्रोह हो गया, ठीक है। तो ये किसानों द्वारा पहली बार विद्रोह देखने को मिलता है तुगलक वंश में, ठीक है। यहाँ पे आगे देख लेते हैं, मतलब ये योजना इसकी विफल रही। क्यों विफल रही समझ में आगे होगा आई थिंक आपको। आगे राजधानी परिवर्तन की योजना, इसने राजधानी परिवर्तन की योजना बनाई। दिल्ली थी तो दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तन करना चाहता था। देवगिरी को ही दौलताबाद कहते हैं, दिल्ली से दौलताबाद। लेकिन ये भी सक्सेस नहीं हो पाया। क्यों नहीं सक्सेस हो पाया, थोड़ी सी स्टोरी देख लेते हैं। ये सक्सेस इसलिए नहीं हो पाया कि ये अगर चाहता तो अपने मंत्रियों के साथ और खुद बस इतने लोग ही जाते, लेकिन इसने क्या किया कि इस अधिसूचना जारी कर दी, ठीक है। सभी नागरिकों को मतलब सभी जनता को, अपनी प्रजा को, सबको साथ में लेकर दिल्ली से दौलताबाद मतलब प्रस्थान किया। और वहाँ पर सभी लोग इतना मतलब आवास इतना सबको से हो नहीं पाया कि वहाँ पे ये बस सके, और इसने फिर से दौलताबाद से फिर से दिल्ली वापस लौट आया। मतलब इसकी ये योजना भी सक्सेस ना हो पाई, विफल हो गई, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ये सांकेतिक मुद्रा की योजना बनाई। सांकेतिक मुद्रा, देखिए सांकेतिक मुद्रा क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 100 के नोट हैं, या अगर हम कह लें 2000 के नोट हैं, तो अगर हम 2000 के नोट के बदले अगर उसको अगर चाहे तो रद्दी कागज़ में तौल दें, तो क्या उसको हमको 2000 मिलेगा या 100 रुपये उतना मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो यही है सांकेतिक मुद्रा। तो ये क्या किया, जो चांदी के सिक्के जारी किए जाते थे, तो चांदी के सिक्के जनता से अपने खजाने में रखवा लिया, और जनता के लिए मतलब पीतल और तांबे के सिक्के जारी कर दिए कि आप लोग इसको मतलब चलाइए, ठीक है। तो लेकिन क्या हुआ, जनता में बहुत ज़्यादा जो है नकली सिक्के चलाए जाने लगे, जिससे क्या हुआ, ये योजना भी इसकी विफल हो गई, सांकेतिक मुद्रा की योजना, ठीक है। जब नकली सिक्के जारी किए जाने लगे तो फिर इसको क्या हुआ कि इसको अपने खजाने में से वो जो सिक्के थे उसके एवज में फिर से अपने सिक्के वापस लेने पड़े, और उसको अपने खजाने में से फिर से चांदी के सिक्के जनता को देने पड़े, ठीक है। ये हो गया सांकेतिक मुद्रा की योजना, ये भी इसकी विफल रही। और उसके बाद इसने 2 युद्ध किए थे, वो भी विफल था। इसी 5 में से आया था। एक था खुरासान का युद्ध, और एक था कराची का युद्ध। खुरासान का युद्ध में क्या था, इसने एडवांस में, खुरासान मतलब मध्य एशिया में पड़ता था पहले, तो इसने एडवांस में ही सैनिकों को वेतन दे दिए, ठीक है। और क्या हुआ, मतलब कि युद्ध की जो योजना बनाई जा रही थी, एडवांस में ही सैनिकों को वेतन दे दिए, और वहाँ पे सब कुछ एकदम नॉर्मल सा हो गया। मतलब ऐसा युद्ध जैसी कोई व्यवस्था, मतलब कि कोई युद्ध जैसी कुछ देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो युद्ध भी नहीं किया, और जब एडवांस में सैनिकों को वेतन दे दिया तो वो वेतन भी इसके खजाने से चले गए। खुरासान का युद्ध, ठीक है, ये भी विफल रहा। और एक था कराची का युद्ध। चलिए आगे देख लेते हैं। इसीलिए इसको कौन कौन सा नाम दिया गया, पागल एवं सनकी, रक्त पिपासु और स्वप्नशील, ठीक है।
आगे देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही मोरक्को का यात्री, ये याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था और इसकी विद्वता से खुश होकर, मतलब इब्न बतूता की विद्वता से खुश होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया इब्न बतूता को। ठीक है, आगे मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का, मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1391 ईस्वी में हुई। इसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी कहते हैं कि जनता को अपने राजा से और राजा को जनता से छुटकारा मिला। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड आता है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद 1351 से 1388 तक हम इम्पोर्टेंट पॉइंट ही कवर किए हैं। चलिए देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक प्रशासनिक एवं लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। फिरोज शाह तुगलक शरीयत के अनुसार शासन किया। फिरोज शाह तुगलक ने शरीयत के अनुसार शासन किया। फिरोज शाह तुगलक ये पहला शासक जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने का आदेश दिया। ठीक है, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। हम जब पिछले वीडियो में पढ़ा रहे थे आपको कि अगर बात करें कि सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, जो अरब आक्रमणकारी था, सबसे पहले जजिया। ये सभी तुर्क थे। कौन थे? तुर्क मुसलमान, याद रखिएगा, तुर्क मुसलमान। लेकिन अगर कहा जाए कि इनकी जो माता थी तो वो जाट वंश की थी, और जबकि अगर कहा जाए तो ये सभी तुर्क मुसलमान थे। लेकिन जब हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था अरब आक्रमणकारी, तो उसमें हमने पढ़ा था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर लगाना शुरू किया था। जजिया कर क्या होता है? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर। ठीक है, जजिया कर। तो जो जजिया कर है उसमें उसने 5 लोगों को मुक्त या स्वतंत्र रखा था। ठीक है, उसमें ब्राह्मण भी आते थे, ब्राह्मण, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं। ठीक है, तो ये 5 लोगों को स्वतंत्र रखा था। तो लेकिन यहाँ पे जो फिरोज शाह तुगलक था, इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। ठीक है, इसलिए ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक। आगे फिरोज शाह तुगलक किसानों के ऋण को माफ़ कर दिया और 4 कर लगाए गए। फिरोज शाह तुगलक द्वारा 4 कर लगाए गए। देख लेते हैं कौन कौन से। खराज, खम्स, ज़कात और जजिया। खराज क्या है? लगान वसूल करना। खराज लगान वसूल करना। दूसरा खम्स, युद्ध में लूट के माल पर कर, जैसे युद्ध में जो लूटा गया माल होता है उस पर लगाया जाने वाला कर। ठीक है, ये है खम्स। और तीसरा जजिया आपको पता ही है, गैर मुसलमानों के प्रति लगाया जाने वाला सुरक्षात्मक कर। और आगे जकात मतलब कि जकात उन लोगों को देना होगा जो मालदार हों। ठीक है, मतलब जिनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति हो, जकात। इस प्रकार से फिरोज शाह तुगलक ने 4 प्रकार के कर लगाए थे। आगे देख लेते हैं। तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद बना। तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद बना। उसके बाद इसी के शासनकाल में, नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में ही 1398 ईस्वी में मंगोल शासक तैमूर का आक्रमण हुआ और इसने इतनी ज़्यादा लूटपाट की कि जो ये था नसीरुद्दीन महमूद शाह, इसका जो शासन एरिया था वो बहुत ज़्यादा सिमट कर रह गया, मतलब बहुत कम क्षेत्र में इसका शासन रह गया नसीरुद्दीन महमूद का। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, जो तैमूर लंग था उसने अपने सेनापति खिज्र खां को छोड़ दिया शासन करने के लिए। तैमूर लंग ने अपने सेनापति खिज्र खां को छोड़ दिया शासन करने के लिए, और जो खिज्र खां था, ठीक है, उसी ने वापस आकर 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना किया। सैयद वंश की स्थापना किसने किया? खिज्र खां ने। आगे हमको पढ़ना है, हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में दोनों अपलोड कर दें, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाएगा मुगल वंश। वो लास्ट लोधी वंश का लास्ट शासक इब्राहिम लोधी
उसके बाद उसको पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन हराएगा? बाबर। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।